नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। ये सिर्फ एक रूल्स की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनोखा ब्लूप्रिंट है जो दुनिया के किसी भी संविधान से बिल्कुल अलग है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या चीजें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। अब इसकी विशालता का अंदाजा लगाने के लिए ना बस एक नंबर याद रखना है, 448। और ये नंबर ही हमें बताता है कि क्यों भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कह सकते हैं कि इस प्लैनेट पर मौजूद सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट समय के साथ कैसे बदला, कैसे इवॉल्व हुआ। देखिए, जब ये बना था ना, तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में बटे हुए थे। लेकिन आज की तारीख में ये बढ़कर 448 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स तक पहुंच गया है। और ये दिखाता है कि हमारा देश लगातार डेवलप हो रहा है और संविधान भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पर इसका असली मतलब क्या होता है और भारत जैसे देश के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, मेन डिफरेंस है स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। भारत का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मजबूत नींव की तरह है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल है, जो एक तरह की स्टेबिलिटी देता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन जैसे देशों का संविधान अनरिटन है, मतलब वो समय के साथ आसानी से बदल जाता है, पर उसमें वो वाली सर्टिनिटी नहीं होती। तो ये जो हमारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, हमारा संविधान, ये देश को चलाने के लिए एक खास स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेडरलिज्म, यानी संघवाद। अब संघवाद का सीधा सा मतलब है पावर शेयरिंग। मतलब सरकार के अलग अलग लेवल्स होते हैं और ताकत किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि इन सब में बटी होती है। और भारत में ये सिस्टम 3 लेवल्स पर काम करता है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, फिर आती है राज्यों की सरकारें, और सबसे नीचे हैं हमारे लोकल लेवल के निकाय, जैसे पंचायतें और नगर पालिकाएं। तो शासन दिल्ली से लेकर गांव तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। भारत का जो सिस्टम है ना, वो प्योरली फेडरल, यानी पूरी तरह से संघीय है ही नहीं। ये असल में एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड है। इसमें फेडरल प्रिंसिपल्स तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। मतलब एक मजबूत एकात्मक झुकाव भी साफ दिखता है। और संविधान का ये जो ड्यूअल कैरेक्टर है ना, यही इसे सबसे खास बनाता है। एक तरफ कुछ फीचर्स हैं जो स्टेट्स को पावर देते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो सेंटर को मजबूत बनाते हैं। चलिए दोनों साइड्स के कुछ मेन फीचर्स को देखते हैं। तो फेडरल साइड पर अगर देखें तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, और संसद के 2 सदन हैं, मतलब बाइकैमरलिज्म। ये सब क्यों है? ताकि पावर किसी एक जगह जमा ना हो जाए, बल्कि सेंटर और स्टेट्स के बीच ठीक से बंटी रहे। लेकिन फिर आती हैं यूनिटरी फीचर्स, मतलब वो चीजें जो सेंटर को स्ट्रांग बनाती हैं, जैसे पूरे देश के लिए एक ही संविधान, इमरजेंसी के प्रोविजंस, और सेंटर का राज्यों में गवर्नर अपॉइंट करना। और ये सब इसलिए किया गया ताकि देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी हमेशा बनी रहे। अब ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना अनोखा है कि केसी वियर जैसे एक्सपर्ट्स ने इसे क्वाज़ाई फेडरल कहा है, मतलब आधा संघीय। तो वहीं ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे कुछ और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार के अलग अलग लेवल्स एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर ये डे टू डे में काम कैसे करता है? असल में पूरा गवर्नेंस 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। ये 3 अंग हैं। पहला, लेजिस्लेचर, यानी विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा, जुडिशरी, यानी न्यायपालिका, जो इन कानूनों की समीक्षा करती है और उनकी रक्षा करती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि केंद्र की मजबूती और राज्यों की आज़ादी, इस यूनिक मिक्स ने आज के भारत को कैसे शेप किया है? असल में भारत की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी इसी एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। एक मजबूत सेंटर और एम्पावर्ड स्टेट्स के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश। यही वो संतुलन है जो भारत के आज और कल को तय करता है। और सोचने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त की चुनौतियां इस संतुलन पर क्या असर डालेंगी।